हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग क्लाइमेटोलॉजी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम अर्थ के क्लाइमेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझने में मदद करेगा कि हमारा अर्थ का जो क्लाइमेट है वो कैसे काम करता है और हमारे डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी जैसे एग्जाम हो, ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर आते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कवर करने के लिए है दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो बेसिकली आज हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फोकस करेंगे लैटिट्यूड्स पर। तो अगर बात करें हम लैटिट्यूड्स की, तो लैटिट्यूड्स असल में 180 डिग्री इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो अर्थ को हॉरिजॉन्टली सर्कल करती हैं। यानी ये अर्थ को ईस्ट से वेस्ट तक पैरेलल लाइंस के रूप में डिवाइड करती हैं। ये लाइंस बिल्कुल पैरेलल होती हैं और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, इसीलिए इन्हें पैरेलल्स भी कहा जाता है। ये लाइंस अर्थ के बीच से चलने वाली इक्वेटर लाइन के पैरेलल होती हैं और ये समझने में मदद करती हैं कि किसी भी जगह का डिस्टेंस इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ कितना ज़्यादा है। इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड के रूप में डेजिग्नेट करते हैं, जो अर्थ का बिल्कुल सेंटर लाइन होता है। लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में मेजर किया जाता है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ मूव करते हैं, लैटिट्यूड का जो डिग्री है वो बढ़ता चला जाता है और मैक्सिमम 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम क्योटो सिटी की बात करें जो कि इक्वेडोर कंट्री में है, तो ये शहर अर्थ के बिल्कुल इक्वेटर के पास है। इसका लैटिट्यूड लगभग 0 डिग्री के आसपास है। ठीक है, लैटिट्यूड्स का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लाइन अर्थ के क्लाइमेट पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, चाहे नॉर्थ या साउथ, टेम्परेचर और क्लाइमेट में काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा। यही वजह है कि इक्वेटर के करीब रीजन्स ज़्यादा गर्म होते हैं और पोल्स के पास ज़्यादा ठंडे मिलेंगे आपको। ठीक है, लैटिट्यूड्स के कॉन्सेप्ट को समझना अर्थ की पोजीशनिंग और डिफरेंट लोकेशंस के क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस को समझने में भी मदद करते हैं। इनकी मदद से हम किसी भी पॉइंट को एक्यूरेट लोकेशन भी जान सकते हैं। अब हम लैटिट्यूड के डिग्रीज और उनके डिस्टेंस के बीच के रिलेशंस को स्टडी करेंगे। हर एक डिग्री ऑफ लैटिट्यूड अप्रॉक्सीमेट 111 किलोमीटर के डिस्टेंस के बराबर होता है। यानी अगर आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पर 1 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ या साउथ की तरफ मूव करते हैं, तो बेसिकली आप लगभग 111 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि लैटिट्यूड के डिग्रीज को समझकर हम इजिली अर्थ के सरफेस पर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ये डिस्टेंस इक्वेटर के आसपास सेम रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ चाहे नॉर्थ या साउथ बढ़ते जाते हैं, पैरेलल्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बदलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाते हैं, तो बेसिकली आपने 111 किलोमीटर्स का डिस्टेंस नॉर्थ की तरफ कवर किया है। ये हर लैटिट्यूड पर अप्रॉक्सीमेटली सेम डिस्टेंस होता है और इसे हम अर्थ पर डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पैरेलल्स पोल्स की तरफ छोटे होते जाते हैं। ये अर्थ के कर्वेचर के कारण होता है, क्योंकि अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है बल्कि स्लाइटली फ्लैटेंड है। इस वजह से जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हैं, पैरेलल्स का सर्कमफ्रेंस छोटा होता जाता है। यानी जो लैटिट्यूड इक्वेटर के पास होते हैं उनकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है और जैसे जैसे आप नॉर्थ या साउथ में बढ़ते हैं उनकी लेंथ कम होती चली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इक्वेटर का सर्कमफ्रेंस लगभग 40,075 किलोमीटर होता है, जो अर्थ का सबसे बड़ा पैरेलल है। लेकिन अगर आप 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड देखेंगे तो वहाँ का पैरेलल इक्वेटर का आधा यानी लगभग 20,000 किलोमीटर से ही होता है। यानी जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, पैरेलल्स का सर्कमफ्रेंस छोटा होता चला जाता है। लैटिट्यूड से प्राइम मेरिडियन को राइट एंगल्स पर क्रॉस करती हैं और ये लाइंस अर्थ के एक्सिस को भी राइट एंगल्स पर कट करती हैं। इसका मतलब ये है कि लैटिट्यूड बिल्कुल 90 डिग्रीज के एंगल पर प्राइम मेरिडियन को इंटरसेक्ट करती है।
जिससे अर्थ के लोकेशन सिस्टम को और एक्यूरेट बनाया जाता है। ये राइट एंगल्स हर जगह सेम होते हैं, चाहे आप किसी भी लैटिट्यूड पर हो, और यही अर्थ के कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 51 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो ग्रीनविच इंग्लैंड के प्राइम मेरिडियन को क्रॉस करता है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर प्राइम मेरिडियन को कट करता है। इसका मतलब ये है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का इंटरसेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, जिससे हमें अर्थ पर लोकेशंस को एक्यूरेटली पिन पॉइंट करने में मदद मिलती है। लैटिट्यूड सिस्टम का इंपॉर्टेंस यही है कि ये अर्थ के सरफेस को सिस्टमैटिक तरीके से डिवाइड करता है और हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस और एग्जैक्ट लोकेशंस को मेजर करने में एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हर लैटिट्यूड का अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसमें से पैरेलल्स का छोटा या बड़ा होना और अर्थ के कर्वेचर के हिसाब से लेंथ का वेरी करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सिस्टम की वजह से हम अर्थ के किसी भी पॉइंट पर इजीली नेविगेट कर सकते हैं, चाहे वो 0 डिग्री लैटिट्यूड का इक्वेटर हो या 90 डिग्री लैटिट्यूड का नॉर्थ पोल या साउथ पोल हो। लैटिट्यूड सिस्टम से हमारी नेविगेशन और मैपिंग के टूल्स को बेहतरीन बनाया जाता है, जो हमें पूरे ग्लोब पर एग्जैक्ट लोकेशंस और डिस्टेंसेस जानने में मदद करते हैं। इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेट किया जाता है, जो अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। इक्वेटर का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये अर्थ के बीच का सबसे बड़ा पैरेलल है और इसका सरकमफेरेंस भी सबसे ज़्यादा होता है। 90 डिग्रीज लैटिट्यूड नॉर्थ और 90 डिग्रीज लैटिट्यूड साउथ को हम पोल्स के रूप में जानते हैं। नॉर्थ पोल को 90 डिग्री एन पर लोकेट किया जाता है, जो अर्थ के बिल्कुल टॉप पर है, और साउथ पोल को 90 डिग्री एस या साउथ पर, जो अर्थ के बिल्कुल बॉटम पर है। एग्जाम्पल के तौर पे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल अर्थ के सबसे नॉर्थ एंड पर होता है, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। ये एक सिंगल पॉइंट होता है। जैसे इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं तो एक सरकमफेरेंस है। अगर 23 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें हम 23.5 नॉर्थ की, तो एक सरकमफेरेंस है। 66.5 की बात करें तो भी एक सरकमफेरेंस है। लेकिन जब हम बिल्कुल से 90 डिग्री नॉर्थ की बात करते हैं तो एक पॉइंट है, वहाँ पर कोई भी सरकमफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए कहते हैं कि एक सिंगल पॉइंट होता है, अनलाइक बाकी लैटिट्यूड जो पैरेलल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इक्वेटर सबसे लंबा पैरेलल होता है जो अर्थ के सेंटर से हॉरिजॉन्टली पास करता है, और इसको एक ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इक्वेटर ही एक ऐसा लैटिट्यूड है जो अर्थ के पूरे सरकमफेरेंस को इक्वली डिवाइड करता है। पोल्स पर लैटिट्यूड सिर्फ पॉइंट्स के फॉर्म में होते हैं, यानी अनलाइक इक्वेटर जो एक पूरी लाइन के रूप में होता है, पोल्स सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के रूप में होते हैं। यही हमने अभी डिस्कस किया है। जैसे कि नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पर एक पॉइंट है, सिमिलरली साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पर भी एक पॉइंट है। तो अगर मान के चलो आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ, इन केस देखो जो बड़े एग्जाम है वहाँ तो पूछे नहीं जाते, समझने के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो सरकमफेरेंस होता है नॉर्थ पोल का या साउथ पोल का, वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि वो सिंगल एक पॉइंट है। ठीक है, चलिए कुछ पैरेलल्स को स्पेसिफिक नेम्स भी दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरेलल्स जैसे आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो बेसिकली ये 23 डिग्री 26 मिनट एंड 21 सेकेंड नॉर्थ पर लोकेटेड है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आपका 23 डिग्री 26 मिनट एंड 21 सेकेंड साउथ पर लोकेटेड है। These two lines are important latitudes because they mark the points where the sun is directly overhead during the solstices. इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इम्पोर्टेंस ये है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की ओवरहेड होने की एक्सट्रीम नॉर्दर्न लिमिट को डिफाइन करता है, यानी इसके बियॉन्ड सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सन की रे इसके ऊपर नहीं जाती या इसके बियॉन्ड नहीं जाती। इसका सीधा सा मतलब है कि अर्थ के अगर हम बात करेंगे सीधे सन की बात की, वर्टिकल अगर बात करेंगे तो सन उससे ज़्यादा वर्टिकली अर्थ के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, चलिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंट्रीज जैसे मैक्सिको, इजिप्ट और इंडिया से पास होता है। अब हम लैटिट्यूड के डिग्रीज के और भी डीपर एस्पेक्ट को समझेंगे, जैसे कि मिनट्स और सेकंड्स का यूज़ कैसे होता है और ये सिस्टम कैसे अर्थ के हर पॉइंट को एक्यूरेटली डिफाइन करने में हमारी मदद करते हैं।
लैटिट्यूड के डिग्रीज को फर्दर 60 मिनट्स में डिवाइड किया जाता है और हर मिनट को 60 सेकंड्स में डिवाइड किया जाता है। ये डिवीजन लैटिट्यूड सिस्टम को और प्रिसाइज बनाता है। हर एक डिग्री को मिनट और सेकंड के रूप में ब्रेक करने का फायदा ये होता है कि किसी भी जगह को और एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं, इवन छोटी से छोटी डिस्टेंस को भी। जैसे अगर कोई लोकेशन 34 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ पर स्पेसिफाइड है, इसका मतलब है कि ये लोकेशन इक्वेटर से 34 डिग्रीज और 3 मिनट्स नॉर्थ में लोकेटेड है। ये और भी ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन को दर्शाता है। 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड अप्रॉक्सीमेट 1.8 किलोमीटर या कह ले तो 1.1 माइल्स के डिस्टेंस को कवर करता है और 1 सेकेंड ऑफ लैटिट्यूड लगभग 32 मीटर्स या 105 फीट का डिस्टेंस कवर करता है। यानी जितने छोटे डिवीजन्स उतना ही प्रिसाइज मेजरमेंट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर आप 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर हैं और आप 1 मिनट नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो आप लगभग 1.8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। इसी तरह अगर आप 1 सेकंड मूव करते हैं तो आपने अप्रॉक्सीमेटली 32 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्ट होते हैं और एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं जो अर्थ के किसी भी पॉइंट को एक्यूरेटली लोकेट करने में हमारी मदद करता है। ये ग्रिड हर पॉइंट को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉम्बिनेशन से डिफाइन करता है, जिससे हम एक्यूरेटली किसी भी जगह को पिन पॉइंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इंडिया गेट को लें तो इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन से डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? देखो, अगर हम नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ में कितना जाना है हमें? 28 डिग्री 36 मिनट्स एंड 51 सेकेंड नॉर्थ में जाना है। फिर हमें ईस्ट में जाना है। ईस्ट में कितना जाना है? 77 डिग्री 12 मिनट एंड 32 सेकेंड ईस्ट में। तो ये जहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वहीं पर इंडिया गेट आपका लोकेटेड है। ठीक है। चलिए, तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंटरसेक्शन है ये हमें क्या करता है? एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट को दिखा देता है। ठीक है। चलिए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सेकेंड्स ऑफ लैटिट्यूड का यूज करता है ताकि एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट किया जा सके। जीपीएस डिवाइसेस में हर लोकेशन को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सेकेंड्स तक स्पेसिफाई किया जाता है, जिससे हम अपनी एग्जैक्ट जगह का पता लगा लेते हैं, चाहे वो कितनी ही प्रिसाइज क्यों ना हो। ठीक है। जैसे अगर आप कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के पास हैं तो जीपीएस डिवाइस आपको डिस्प्ले करेगा कि आपका लोकेशन 22 डिग्री 34 मिनट एंड 13 सेकेंड नॉर्थ अलॉन्ग विद 88 डिग्री 21 मिनट 54 सेकेंड ईस्ट है, जो बिल्कुल स्पेसिफिक स्पॉट को दर्शाता है। यानी जीपीएस सेकेंड्स के यूज से आप अपनी जगह का बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के बारे में। इन पैरेलल्स को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लैटिट्यूड्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं और अर्थ के अलग अलग रीजन्स के क्लाइमेट और जियोग्राफिकल फीचर्स को समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास इक्वेटर। इक्वेटर नॉर्थ का बिल्कुल बीच का पैरेलल होता है जो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर अर्थ का सबसे लंबा लैटिट्यूड है और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ सन की रेज बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती हो, इसलिए इक्वेटर के आसपास का एरिया हमेशा गर्म रहता है। ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पढ़ेंगे। तो ये पैरेलल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और ये जो लाइन है जहाँ सन अपने एक्सट्रीम नॉर्थ पोजीशन पर समर सॉल्स्टिस के टाइम पर बिल्कुल ओवरहेड होता है, ये हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। इस लैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस ये है कि यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिकल रीजन की बाउंड्री डिफाइन करता है। ठीक है। अगर बात करें हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तो ये पैरेलल सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अपोजिट है। इस लाइन पर सन सदर्न हेमिस्फीयर में अपने एक्सट्रीम साउथ पोजीशन पर विंटर सॉल्स्टिस के टाइम पर बिल्कुल ही ओवरहेड होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिकल रीजन्स की बाउंड्री को डिफाइन करता है। फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आर्कटिक सर्कल के बारे में। आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड एक इम्पॉर्टेंट पैरेलल है। इसके नॉर्थ में लोकेटेड रीजन्स में विंटर्स में सन बिल्कुल होराइजन के नीचे चला जाता है, यानी वहाँ पोलर नाइट होती है, और समर्स में सन होराइजन के ऊपर चला जाता है, यानी मिड नाइट सन फिनोमेना देखने को मिलती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे।
फिफ्थ जो हम कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पैरल है, दैट इज अंटार्कटिक। अंटार्कटिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और आर्कटिक के अपोजिट काम करता है। इसके साउथ में लोकेटेड रीजन्स में विंटर्स में सन हॉराइजन के नीचे रहता है, यानी कि पोलर नाइट फिनोमेना देखने को मिलती है, और समर्स में सन हॉराइजन के ऊपर रहता है, यानी कि हमें मिडनाइट सन देखने को मिलता है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है जो हम कवर करेंगे, दैट इज नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल अर्थ के बिल्कुल टॉप पर लोकेटेड है, यानी ये अर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। यहाँ पर सन 6 मंथ्स तक नहीं दिखाई देता और बाकी 6 मंथ सन होराइजन के जस्ट ऊपर रहता है। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है, दैट इज साउथ पोल। तो साउथ पोल अर्थ के सदर्न मोस्ट पॉइंट पर लोकेटेड है, जो अंटार्कटिका जो कि आपका अंटार्कटिका में है। यहाँ भी नॉर्थ पोल की तरह 6 मंथ तक पोलर नाइट और 6 मंथ तक का मिडनाइट सन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इक्वेटर की। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इक्वेटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इमेजिनरी लाइन है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड है और अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। पहला है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ये सबसे लंबी लैटिट्यूड लाइन है और इसका जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा है। इक्वेटर अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है और ये वो सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट है जिससे बाकी सभी लैटिट्यूड्स मेजर किए जाते हैं। ये लाइन हॉरिजॉन्टली अर्थ के बीच से गुजरकर नॉर्थ और साउथ की तरफ डिस्टेंसेस को मेजर करने का बेस बनाती है। इक्वेटर के पास के रीजन्स को साल भर डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, जिससे ये रीजन्स हमेशा गर्म रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पहले भी देखा है क्विटो के बारे में, है ना, जो इक्वेटर में लोकेटेड है आपका। ये बेसिकली जो आपका क्विटो है ये इक्वेटर के बिल्कुल करीब है, इसलिए ये शहर ट्रॉपिकल क्लाइमेट का एक्सपीरियंस करता है जहां टेम्परेचर में बहुत कम सीजनल वेरिएशन होता है। इक्वेटर के अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें तो लगभग ये 40,075 किलोमीटर है, यानी 24,901 माइल्स के आसपास। और ये जो सर्कमफेरेंस है अर्थ की सबसे लंबी लैटिट्यूड लाइन भी होती है। तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि अगर आपको इक्वेटर को पार करना है या पूरे सर्कमफेरेंस पर चलना है तो कितना आपको चलना पड़ेगा, 40,075 किलोमीटर्स। अर्थ का शेप इक्वेटर पर थोड़ा बल्ज्ड होता है। इस फेनोमेना को इक्वेटोरियल बल्ज कहते हैं और ये प्लेनेट के रोटेशन के कारण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो इक्वेटर पर जो बल्जिंग है ये किसकी वजह से होती है, तो किसकी वजह से, ये रोटेशन की वजह से है। ठीक है, इस बल्ज की वजह से इक्वेटर अर्थ का सबसे वाइड पार्ट होता है। इक्वेटर पर 43 किलोमीटर के आसपास का जो बल्ज है वो अर्थ को पोल्स के कंपैरिजन में चौड़ा बनाता है। इसलिए अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, यानी कि अगर हम कहें कि अर्थ एक बॉल की तरह है, फुटबॉल की तरह है, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक ऐसा है, एक अंडे की तरह है। ठीक है, बल्कि एक ओवलेट स्फेरॉइड है जहां पोल्स फ्लैटर होते हैं और इक्वेटर चौड़े होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस इक्वेटर पर पोल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इक्वेटर का डायामीटर लगभग 12,756 किलोमीटर यानी कि 7926 माइल्स है, जो पोल्स के डायामीटर से काफी ज्यादा होता है। ठीक, इक्वेटर के आसपास का क्लाइमेट बहुत डिस्टिंक्ट होता है और इसकी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी हैं जो इसे बाकी रीजन्स से अलग बनाती है। चलिए इन एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इक्वेटर के आसपास का क्लाइमेट हमेशा गर्म और ह्यूमिड रहता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। इसका कारण ये है कि इक्वेटर के करीब दिन भर सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, जिस वजह से पूरे साल कंसिस्टेंट सनलाइट मिलती है। यहाँ टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता क्योंकि सनलाइट का एंगल लगभग सेम रहता है। यही वजह है कि इक्वेटर के रीजन्स में सीजन्स का फर्क उतना प्रोमिनेंट नहीं होता जितना टेम्परेट रीजन्स में होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो साल के साल पूरा जो क्लाइमेट इक्वेटर के रीजन का वो सेम ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंडोनेशिया, ब्राजील और केन्या जैसे देश जो इक्वेटर के पास लोकेटेड हैं, वहाँ हमेशा ट्रॉपिकल वेदर होता है, यानी पूरे साल गर्मी और ह्यूमिडिटी का एक्सपीरियंस होता है और रेनी सीजन भी इक्वेटर के पास काफी स्ट्रांग होते हैं। इन रीजन्स में कंसिस्टेंटली हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर पाए जाते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि इक्वेटर के आसपास के जितने भी रीजन है वहां पर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जैसे आपका अमेज़न। ठीक है,
इक्वेटर के रीजन्स में दिन और रात का लेंथ लगभग बराबर होता है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ये फिनोमेना इसलिए होता है क्योंकि इक्वेटर के ऊपर सन का मूवमेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। टेम्परेट जोन्स रीजन्स ऑफ अर्थ दैट लाई बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द पोलर सर्कल्स, ठीक है, स्पेशली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड the Arctic in the northern hemisphere and the tropic of Capricorn and the Antarctic circle in the southern hemisphere। जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं नॉर्थ की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो आर्कटिक सर्कल है उसके बीच को भी हम टेम्परेट जोन कहते हैं। अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की, तो वहां पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और अंटार्कटिक सर्कल है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसे भी हम टेम्परेट जोन कहते हैं। तो बेसिकली टेम्परेट जोन्स में दिन और रात का लेंथ सीजन के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन इक्वेटर के पास ये चेंजेस बहुत कम होते हैं। दिन और रात का ये बैलेंस इक्वेटर के आसपास के रीजन्स में कंसिस्टेंट वेदर पैटर्न बनाता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे नैरोबी इन केन्या जो कि इक्वेटर के पास लोकेटेड है, वहाँ सुबह लगभग 6 बजे सूरज उगता है और शाम 6 बजे ढलता है। ये हर दिन का शेड्यूल लगभग सेम रहता है, चाहे कोई भी सीजन हो। यानी आपको यहाँ पर दिन और रात का लेंथ बदलने का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, जो बाकी दुनिया के ज्यादा नॉर्थ और साउथ के रीजन्स में होता है। जैसे अगर हम इंडिया की ही बात करें, तो हमें सूरज उगता हुआ दिखता है, यानी कुछ टाइम तक दिखाई देगा, सूरज ढलता हुआ कुछ टाइम तक दिखाई देगा। लेकिन जो इक्वेटोरियल रीजन्स में होते हैं, वहां पर ये 2 से 3 मिनट का ही फिनोमेना होता है। इतनी ही देर में सारा का सारा या तो सनराइज हो जाता है या कंप्लीट सनसेट हो जाता है। इक्वेटर पर सनराइज और सनसेट बहुत तेजी से होता है, क्योंकि यहाँ सन का राइज और सेट होने का जो एंगल है लगभग वर्टिकल होता है, ठीक है। और ज्यादा देर तक क्या सनराइज या सनसेट देखने के लिए जो सन का एंगल है वो वर्टिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो जब आपका तिरछा होगा यानी स्लैंट होगा, तब ज्यादा हमें देर तक सनसेट या सनराइज दिखाई देगा, ठीक है। तो बाकी दुनिया के रीजन्स में सन थोड़ा स्लैंटिंग एंगल पर सेट होता है, जिस वजह से वहां सूर्योदय और सूर्यास्त होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इक्वेटर के पास सूरज सीधा ऊपर और नीचे जाता है, इस वजह से दिन और रात के बीच का ट्रांजिशन सिर्फ कुछ मिनट में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सिंगापुर के लें, जो इक्वेटर के करीब लोकेटेड है, वहाँ सनराइज और सनसेट का प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, जबकि नॉर्दर्न या सदर्न रीजन्स में ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। सिंगापुर में सुबह और शाम का ट्रांजिशन सिर्फ 2 से 3 मिनट में हो जाता है, जो काफी डिस्टिंक्ट फीचर है इक्वेटोरियल रीजन्स का, ठीक है। अब अगर बात करें हम मार्च 21 और सितंबर 23 की, ठीक है, तो मार्च 21 और सितंबर 23 के दिन, जिसे हम इक्विनॉक्सिस भी कहते हैं, सन सीधे इक्वेटर के ऊपर चमकता है। इस दिन और रात का समय बराबर होता है, और दिन के टाइम में जब सूरज बिल्कुल सर पर होता है, उस वक्त कोई भी शेडो नहीं बनती, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी इक्विनॉक्सिस होते हैं तो इक्वेटोरियल रीजन में कोई भी शेडो नहीं बनती। ये फिनोमेना इक्वेटर पर इसलिए होता है क्योंकि उस दिन सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ती है, इस वजह से ऑब्जेक्ट्स के नीचे कोई शेडो नहीं बनती। हमने पहले भी इक्वेटर का एग्जांपल लिया है, जो कि इक्वेडोर में है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहाँ पर लोकेटेड है, इक्वेटर पर लोकेटेड है, ठीक है, जहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सोलर नून फिनोमेना पाया जाता है। सोलर नून का मतलब क्या होता है, दोपहर का वो समय जब सूरज सबसे ऊपर होता है, यानी वर्टिकली आपके जस्ट ऊपर होता है। तो सोलर नून पर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो नहीं होती। अगर आप वहाँ उस दिन खड़े होंगे तो आपको अपनी शेडो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो बिल्कुल आपके नीचे छुपी होगी, ठीक है। तो इक्वेटर पर दुनिया की सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल होता है, जो रेन फॉरेस्ट से कोरल रीफ्स और कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करता है। इक्वेटोरियल रीजन्स में कंसिस्टेंट गर्मी और बारिश होने की वजह से यहाँ का इकोसिस्टम काफी वाइब्रेंट होता है। आपको यहाँ पर कई यूनिक और रेयर स्पीसीज मिलेंगी, जो सिर्फ इन्हीं रीजन्स में पाई जाती है। जब हम बायोडाइवर्सिटी की क्लासेस करेंगे या एनवायरनमेंट की क्लासेस करेंगे, तो वहाँ पर इसको और अच्छे से हम देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमें, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपका इक्वेटर के करीब लोकेटेड है, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, और यहाँ कई तरह के स्पीसीज पाई जाती है। यहाँ जैगुआर्स, मैकॉज और एनाकोंडा जैसे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज मिलती हैं, जो इस रीजन की यूनिक बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में आपको दुनिया का सबसे डाइवर्स प्लांट लाइफ भी मिलेगा, जो एक तरह से पूरी दुनिया के इकोसिस्टम का
सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इक्वेटर के आसपास दुनिया का लगभग आधे रेन फॉरेस्ट लोकेटेड है। यह ट्रॉपिकल रीजन्स काफी बारिश और कंसिस्टेंट गर्मी की वजह से आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? रेन फॉरेस्ट्स के लिए। तो रेन फॉरेस्ट सिर्फ दुनिया की इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कई यूनिक स्पीसीज को यहाँ पर शेल्टर मिलता है। हमने पहले भी एग्जांपल लिया अमेज़न का। ठीक है, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में है और कॉन्गो बेसिन जो अफ्रीका में लोकेटेड है, ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में से एक है। ये रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के करीब होने की वजह से हमेशा वार्म और ह्यूमिड रहते हैं, जो इनकी रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। ठीक है, कॉन्गो रिवर का एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जो इक्वेटर से रिलेटेड है। ये रिवर 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करती है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो निम्नलिखित या फॉलोइंग रिवर है, इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, या स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्गो रिवर बेसिकली क्या करती है? इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है और अफ्रीका के कई देशों से होकर गुजरती है। कॉन्गो रिवर काफी रिच इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है और इसका फ्लो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अर्थ की रोटेशन स्पीड इक्वेटर पर 465 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि स्पीड ऑफ साउंड दैट इज 343 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा होती है। इक्वेटर पर अर्थ का रोटेशनल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये अर्थ का सबसे वाइड पार्ट है। इसका मतलब ये है कि इक्वेटर पर खड़ा इंसान पोल्स पर खड़े इंसान से ज्यादा फास्ट मूव कर रहा होता है, इवन तो ये मूवमेंट हमें फील नहीं होता। इक्वेटर के आसपास अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा कम होता है। इसके 2 कारण हैं। पहला, इक्वेटर का बल्ज होना, और दूसरा, अर्थ के रोटेशन से जनरेट होने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्या क्या रीजन है यहाँ पर। पहला है इक्वेटर का बल्ज होना और दूसरा क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होती है। ठीक है, तो इस वजह से इक्वेटर स्पेस लॉन्चेस के लिए आइडियल स्पॉट होता है, क्योंकि कम ग्रेविटेशनल पुल और फास्ट रोटेशनल स्पीड स्पेस क्राफ्ट को एडिशनल बूस्ट प्रोवाइड करती है, जो स्पेस मिशंस के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, देखो, अगर किसी भी ऐसी जगह से किया जाए जहां पर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा लगी, तो हम जो स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं उसको हमें थ्रस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, फ्यूल ज्यादा देना पड़ेगा, खर्चे हमारे ज्यादा आएंगे। ठीक है, और हो सकता है सक्सेसफुल भी ना हो। तो इसलिए हमें अर्थ का वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर जो स्पेस क्राफ्ट हैं उनको अगर लॉन्च किया जाए तो वहां पर ग्रेविटेशनल पुल भी कम लगे, फ्यूल भी कम लगे और उसको थ्रस्ट ज्यादा मिल जाए और जल्दी से हमारा जो अर्थ का जो अपना एटमॉस्फेयर उससे वो बाहर निकल जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने स्पेस क्राफ्ट काफी बार फ्रेंच गियाना से लॉन्च करती है, जो इक्वेटर के करीब लोकेटेड है। यहाँ से लॉन्च करने का फायदा ये होता है कि अर्थ के फास्ट रोटेशन और कम ग्रेविटेशनल पुल का एडवांटेज स्पेसक्राफ्ट को मिलता है, जिससे रॉकेट को एक्स्ट्रा स्पीड मिल जाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को अक्सर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इक्वेटर के ऊपर प्लेस किया जाता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है कि सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन के साथ साथ सेम स्पीड से घूमती है, इसलिए वो एक जगह पर स्टेबल पोजीशन में रहती है। ये सैटेलाइट्स ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें आपके टीवी सिग्नल हो गए, इंटरनेट हो गई और वेदर मॉनिटरिंग इसमें भी शामिल है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे टेलीविजन और वेदर सैटेलाइट जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होते हैं, उन्हें डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर प्लेस किया जाता है ताकि उनका पोजीशन स्टेबल रहे और वो कंसिस्टेंटली डेटा ट्रांसमिट कर सके। देखो, सीधी सी बात है, मान के चलो कोई सैटेलाइट ऐसा प्लेस्ड हुआ है जो अगर मान के चलो इक्वेटर के ऊपर उसी के बराबर स्पीड से ना चल के बाद में चल रही है, यानी कि जब वो डेटा को रिलीज करेगी तो डेटा हो सकता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन ए पर भेजा जा रहा हो और वो पहुंचे लोकेशन बी पर। तो अगर साथ में रोटेट कर रही है, जैसे दो ट्रेन अगर साथ में चल रही हैं, तो एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन पर कोई मूव भी कर सकता है, एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन पर सामान भी रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है। ठीक है, अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं की स्पीड आगे पीछे कर दी जाए तो ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो सेम यहाँ पर भी यही फिनोमेना काम करता है।
हमने पहले भी देखा है कि इक्वेटर पर हर एक डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस 111 किलोमीटर के आसपास होता है। यानी अगर आप इक्वेटर पर 1 डिग्री ईस्ट या वेस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं तो आप लगभग 111 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। इसका मतलब है कि इक्वेटर पर लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच का गैप सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अर्थ का सरकमफेरेंस यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें ये दिखाते हैं कि इक्वेटर के आसपास के रीजन स्पेस लॉन्चेस, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और जियोग्राफिकल मेजरमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में हमें ये भी बताते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन्स में कितनी ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। इक्वेटर का यूनिक शेप और अर्थ के रोटेशन की वजह से ये रीजन टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक पर्पस के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वेटर के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो इसे और भी यूनिक बनाते हैं। चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इक्वेटर पर सबसे ऊंचा पॉइंट कायम्बे वोल्केनो है जो इक्वेटर में लोकेटेड है। इस वोल्केनो की हाइट 15,387 फीट या 4690 मीटर है, जो इसे इक्वेटर के सबसे ऊंचे पॉइंट में से एक बनाता है। यहाँ की हाइट इतनी ज्यादा है कि ये इक्वेटर पर होने के बावजूद स्नो से कवर्ड रहता है। ठीक है, तो ये ऐसा पॉइंट है कि जहाँ ये जो इक्वेटोरियल रीजन का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, आपका हॉट है और ह्यूमिड है, यानी वार्म है, ह्यूमिड है, उसके बावजूद यहाँ पर स्नो पड़ती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कायम्बे वोल्केनो पर। ठीक है, यानी डिस्पाइट द इक्वेटर बीइंग अ वार्म रीजन, इस हाइट की वजह से कायम्बे पर बर्फ जमती है, जबकि इक्वेटर के बाकी रीजन्स का क्लाइमेट ट्रॉपिकल और गर्म होता है। ठीक है, वाटर ड्रेनिंग फिनोमेना इक्वेटर पर थोड़ा अलग होता है। वाटर ड्रेनिंग फिनोमेना का मतलब ये हुआ कि सिंपल अगर ऊपर से थोड़ी सी हाइट से पानी को गिराया जाए तो अगर आप नॉर्थ साइड में हैं, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ में हैं, तो आप वहां पर देखेंगे अलग तरीके से वो रोटेट करते हुए नीचे गिरेगा। जब आप सदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो वहां पर आपको अलग तरीके से स्वर्ण होता हुआ पानी नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो बेसिकली वाटर ड्रेनिंग फिनोमेना इक्वेटर पर बिल्कुल अलग होता है। इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर कोरियोलिसिस इफेक्ट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, जिससे वाटर के स्वर्ण होने का टेंडेंसी खत्म हो जाती है। एक दूसरा हमारे पास पॉइंट है मोकापा स्टेडियम, जो कि ब्राजील में है। बेसिकली ये एक यूनिक स्टेडियम है। रीजन क्या है इसका कि ये बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर लोकेटेड है। इसका मतलब ये है कि स्टेडियम का आधा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और आधा हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। इस स्टेडियम की खासियत ये है कि अगर आप इसमें खड़े होते हैं तो आप एक ही टाइम में दोनों हेमिस्फीयर में खड़े हो सकते हैं। ये स्टेडियम दुनिया के कुछ ऐसे लोकेशंस में से एक है जहां आप लिटरली अर्थ के दो पार्ट में एक साथ खड़े हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास कि ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफोरेस्टेशन और माइनिंग इक्वेटर के आसपास के सेंसिटिव इकोसिस्टम पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रहे हैं, खासकर अमेज़न और कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में। यहाँ का डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो लॉगिंग यानी लकड़ी काटना और माइनिंग के लिए काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ गई है। रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम डेलिकेट होता है और जब इन रीजन्स में डिफॉरेस्टेशन होते हैं तो ये कई स्पीसीज का हैबिटेट नुकसान में आ जाता है और क्लाइमेट चेंज का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ब्राजील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग एक्टिविटीज ने बहुत छोटा कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी को काफी बड़ा खतरा है। लॉगिंग ऑपरेशन से यहाँ के जंगल को तोड़ रहे हैं और कई सारी स्पीसीज अपने हैबिटेट को साथ ही साथ खो रही हैं। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मैपिंग सिस्टम में इक्वेटर का लोकेशन एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज होता है। ये सिस्टम जियोग्राफिक कैलकुलेशन में एरर्स को ट्रैक करने और प्रिसाइज मैपिंग के लिए हेल्पफुल होता है। जीपीएस सिस्टम इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन को बेस रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज करते हैं, जिससे अर्थ के किसी भी पॉइंट का एक्यूरेट लोकेशन पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन है जो अर्थ की 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। ये लाइन वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जहां सन डायरेक्टली नून के टाइम बिल्कुल ओवरहेड हो सकता है, यानी ये वो लिमिट है जहां तक सन की डायरेक्ट रेज सीधा पड़ती है
उसके नॉर्थ में ये कभी पॉसिबल नहीं होता। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को 23.5 डिग्री नॉर्थ को सन कभी भी क्रॉस नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सन की रेज वहां तक नहीं जाती है, सन की रेज इसके बियॉन्ड जाती है, लेकिन सन इसके वर्टिकल इससे आगे नहीं जाता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हर साल जून सोलस्टाइस के आसपास यानी 21 जून के करीब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बिल्कुल ओवरहेड होता है, यानी वर्टिकल होता है। इस वक्त इंडिया, सऊदी अरेबिया और बाकी सिटीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लोकेटेड हैं, वहां सूरज बिल्कुल सिर पर होता है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे जून के टाइम पे जो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है कितनी खतरनाक पड़ती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थ को ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन में डिवाइड करते हैं। इस लाइन के साउथ में ट्रॉपिकल जोन होता है, जहां साल भर गर्मी और ह्यूमिडिटी रहती है। इस जोन में बारिश ज्यादा होती है और टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं होता। इसके नॉर्थ में टेम्परेट जोन होता है, जहां डिस्टिंक्ट सीजन्स होते हैं, जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सरकमफेरेंस लगभग 36,788 किलोमीटर होता है। ये लाइन अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है और इसका सरकमफेरेंस इक्वेटर के कंपैरिजन में काफी कम होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के एरियाज दो डिस्टिंक्ट सीजन्स का एक्सपीरियंस करते हैं, खासकर वहां जहां मानसून का इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पर वेट और ड्राई सीजन्स का पैटर्न बनता है। वेट सीजन में मानसून के कारण काफी ज्यादा बारिश होती है, जबकि ड्राई सीजन्स में बारिश बिल्कुल कम या बिल्कुल होती ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास लोकेटेड है और यहाँ मानसून सीजन काफी ज्यादा बारिश लेकर आता है, जो वेट सीजन के दौरान होती है। उसके बाद ड्राई सीजन आता है, जब बारिश कम होती है और वेदर जो है आपका वो रिलेटिवली ड्राई हो जाता है। जैसे गर्मियों में आप देखोगे, गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है, उसके बाद कैसा मौसम आता है, ठंडी का। लेकिन ठंडी के मौसम में बारिश नहीं होती, क्योंकि वो सीजन कैसा होता है, ड्राई सीजन होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दुनिया के 17 देशों से होकर गुजरता है, जिसमें मैक्सिको, बहामस, वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी कंट्रीज जहाँ से ये होकर गुजरता है। ये लैटिट्यूड लाइन अलग अलग कॉन्टिनेंट और रीजन्स के क्लाइमेट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरती हुई कई इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो इस लैटिट्यूड के करीब लोकेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर उदयपुर इंडिया से और हवाना क्यूबा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब लोकेटेड हैं। इन सिटीज का क्लाइमेट और जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस डायरेक्टली इस लैटिट्यूड से एसोसिएटेड है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का क्लाइमेट लोकेशन के हिसाब से वेरी भी करता है। कुछ रीजन्स जैसे सहारा और अरेबियन डेजर्ट के आसपास एक्सट्रीम गर्मी और ड्राइनेस का एक्सपीरियंस होता है। इसका रीजन ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर डेजर्ट रीजन्स में सनलाइट बहुत ज्यादा इंटेंस होती है और ह्यूमिडिटी काफी कम होती है, जिस वजह से ये एरियाज एक्सट्रीम टेम्परेचर्स फेस करते हैं। डेजर्ट्स में दिन काफी गर्म और रात ठंडी होती है और बारिश काफी रेयर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में लोकेटेड है और थार डेजर्ट जो इंडिया में लोकेटेड है, दोनों ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास लोकेटेड हैं और ये रीजन्स एक्सट्रीम हीट और ड्राइनेस का एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पर दिन के टाइम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और रात काफी ठंडी भी हो सकती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर दिन और रात का लेंथ सिग्निफिकेंटली चेंज होता रहता है, खासकर समर और विंटर के टाइम। समर में दिन लंबा होता है और टेम्परेचर्स काफी ज्यादा होते हैं, जबकि विंटर में दिन छोटे होते हैं और टेम्परेचर रिलेटिवली काफी कम होता है। ये वेरिएशन ये जो वेरिएशन है बेसिकली ये अर्थ के एक्सियल टिल्ट के कारण होता है, जिससे सीजन्स और दिन के लेंथ इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो अर्थ का आपका एक्सियल टिल्ट है ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले जितना है उससे कहीं ज्यादा ये चेंज भी हो रहा है। इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल है हमारे पास सऊदी अरेबिया का। तो सऊदी अरेबिया जैसे देश जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लोकेटेड है, वहाँ समर में दिन काफी लंबा और एक्सट्रीमली हॉट होता है। समर के दौरान यहाँ टेम्परेचर्स इतने हाई होते हैं कि ये रीजन्स का क्लाइमेट काफी हार्श और चैलेंजिंग बन जाता है। ठीक है, जून सोल्स्टिस के दौरान 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन और रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो अगर कभी आपसे पूछा जा रहा है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो कब होता है 21 जून को, यानी इस टाइम पे सन डायरेक्टली या वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। ठीक है,
रीजन क्या बताया जाता है कि सन का जो एंगल है बिल्कुल सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। जून सॉल्स्टाइस के दौरान यानी 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है या वर्टिकली बिल्कुल उसके ऊपर होता है। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, यानी ये वो समय होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है। सीधी सी बात है कि जहां पर दिन बहुत ज्यादा होगा वहां पर सनलाइट ज्यादा मिलेगी। तो वो टाइम कौन सा है हमारा 21 जून। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थ के ट्रॉपिक्स का नॉर्दर्न बाउंड्री मार्क करता है। ट्रॉपिक्स का रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच होता है वो एरिया है जहां साल भर सन की रेस डायरेक्टली पड़ती है। इस वजह से यहाँ का क्लाइमेट हमेशा ट्रॉपिकल रहता है, यानी गर्मी और ह्यूमिडिटी डोमिनेट करती है। ये रीजन कंसिस्टेंटली गर्मी रिसीव करता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल अगर लें तो सदर्न मैक्सिको ट्रॉपिक्स से बिल्कुल अंदर आता है और वहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है जिसे हमेशा गर्मी और ह्यूमिडिटी रहती है। यहाँ टेम्परेचर और वेदर ज़्यादा चेंज नहीं होता और बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में टेम्परेट जोन होते हैं जहाँ क्लाइमेट्स डिस्टिंक्ट सीजन के साथ चेंज होते रहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टेम्परेट जोन से कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो कहाँ पर मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक के बीच में। अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। ठीक है, ये रीजन ट्रॉपिकल रीजन से काफी अलग होते हैं क्योंकि यहाँ सीजन्स का क्लियर वेरिएशन होता है। समर गर्म होता है और विंटर काफी ठंडे होते हैं। टेम्परेट जोन में क्लाइमेट्स मॉडरेट होते हैं लेकिन सीजनल चेंजेस काफी प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जैसे एरियाज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है वहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल रीजन के मुकाबले अलग होता है। वहाँ पर विंटर्स काफी कोल्ड होते हैं और समर्स रिलेटिवली वार्म होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, जबकि ट्रॉपिकल रीजन में सीजन्स का ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली जो आपके डेजर्ट हैं या एरियल रीजन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास बहुत आसानी से देखे जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्राई एयर और हाई प्रेशर सिस्टम डोमिनेट करते हैं। ये रीजन्स गर्मी और ड्राइनेस के लिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और हाई प्रेशर की वजह से मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में रिटेन नहीं होगा। इस वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब कई डेजर्ट लोकेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे अरेबियन डेजर्ट जो सऊदी अरेबिया में है और सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में लोकेटेड है, दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब सिचुएटेड हैं। इन रीजन्स में एक्सट्रीम हीट और ड्राइनेस काफी कॉमन होता है और ये डेजर्ट्स दुनिया के सबसे बड़े और गर्म डेजर्ट्स में से एक है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक मेजर रेफरेंस पॉइंट है नेविगेशन और जियोग्राफिकल स्टडीज के लिए। इस लैटिट्यूड का यूज कार्टोग्राफर्स और नेविगेटर्स करते हैं ताकि अर्थ के डिविजन्स और क्लाइमेट जोन को एक्यूरेटली मैप किया जा सके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थ के ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स के बीच एक इंपॉर्टेंट बाउंड्री डिफाइन करता है जिससे क्लाइमेट पैटर्न्स समझने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे कार्टोग्राफर्स और नेविगेटर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का यूज करते हैं ताकि अर्थ के अलग अलग क्लाइमेट जोन्स को प्रॉपरली डिवाइड और रिप्रेजेंट कर सके। ये लैटिट्यूड अर्थ के मैप्स और जियोग्राफिकल स्टडीज में एक क्रिटिकल रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। अगर बात करें हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस की, जैसे आपके इजिप्शियंस रहे हैं या मायास रहे हैं, इन्होंने सोल्स्टाइसिस को ऑब्जर्व करके अपने कैलेंडर्स और एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम को डेवलप किया था। ठीक है, ये सिविलाइजेशंस सन के पोजीशन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलाइनमेंट को क्लोजली स्टडी करते थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन का ओवरहेड होना इन सिविलाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिससे उन्होंने प्रिसाइज कैलेंडर्स और स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए। एग्जाम्पल के तौर पे इजिप्ट की पिरामिड को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो सोल्स्टाइसिस के दौरान सन के अलाइनमेंट के साथ परफेक्टली मैच कर सके। ये एंशिएंट सिविलाइजेशंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की इंपॉर्टेंस को समझते थे और सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपने एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम को डेवलप भी किया है लोगों ने। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास हरिकेन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नॉर्मल होता है जो वार्म ओशन वाटर्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के इंटरेक्शन के कारण जनरेट होते हैं। जब वार्म ओशन वाटर इवेपोरेट होता है और एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्ट करता है तो स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स बनने लगते हैं।
ये पावरफुल स्टॉर्म्स ज़्यादातर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के ओशंस में फॉर्म होते हैं और ये रीजन्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हरिकेन्स जो कैरिबियन और गल्फ ऑफ मेक्सिको रीजन्स को इम्पैक्ट करते हैं, उनका फॉर्मेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होता है। ये एरिया से ट्रॉपिकल ओशंस के पास हैं, जहां वार्म वाटर और फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस साइक्लोन को जनरेट करते हैं। जब हम साइक्लोन पढ़ेंगे तो वहां पर और डेप्थ में पढ़ेंगे कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनका फिनोमेना कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, और सदर्न में इनका फिनोमेना या फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कई बड़े डेजर्ट को क्रॉस करता है, जिसमें सहारा डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट भी शामिल हैं। ये डेजर्ट्स गर्मी और ड्राइनेस के लिए जाने जाते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब होने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम और ड्राई एयर डोमिनेंट होते हैं। ये रीजन्स ज़्यादा रेनफॉल नहीं दिखते और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का एक्सपीरियंस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने पहले भी डिस्कस किया है, रियाद जो सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब है और ये एरिया अरेबियन डेजर्ट का हिस्सा है। रियाद का क्लाइमेट काफी गर्म और ड्राई होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब होने की वजह से होता है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास कई पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस लोकेटेड हैं, जो अपने गर्म क्लाइमेट और नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर हैं। इस लैटिट्यूड के करीब काफी जगह ट्रॉपिकल क्लाइमेट का एक्सपीरियंस होता है, जहां साल भर गर्मी और सनशाइन रहती है, जो टूरिस्ट्स के लिए एक आइडियल वेकेशन स्पॉट बनती है। इन रीजन्स में बीचेस, सीनिक लैंडस्केप्स और कल्चरल हेरिटेज का यूनिक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहामास जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लोकेटेड है, ये काफी पॉपुलर लोकेशन स्पॉट है, जहां टूरिस्ट से बीचेस और ट्रॉपिकल वेदर का मजा लेने आते हैं। इसी तरह हाइनम आइलैंड चाइना में एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। उदयपुर राजस्थान में जो सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब ये भी क्या है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब लोकेटेड है और अपने हिस्टोरिकल और नेशनल ब्यूटी के लिए फेमस है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पोजीशन थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है ड्यू टू एक्सियल प्रिसेशन, जो एक फिनोमेना है जिसमें अर्थ का टिल्ट धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है। हमने पहले भी बात की थी अभी कि हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो अर्थ की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसका जो पोजीशन धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, रीजन क्या है इसका, एक्सियल प्रिसेशन। ठीक है। अर्थ की एक्सियल प्रिसेशन के कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने एग्जैक्ट पोजीशन से थोड़ा ड्रिफ्ट करता है और ये चेंज धीरे धीरे होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट नोटिसेबल इम्पैक्ट आता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हर साल लगभग 15 मीटर से साउथवर्ड ड्रिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ओवर टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पोजीशन में स्लाइट शिफ्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब समझ लेते हैं कि जो एक्सियल प्रिसिशन है ये है क्या। तो बेसिकली ये एक फिनोमेना है जिसमें अर्थ का एक्सियल टिल्ट धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है। आज के टाइम में अर्थ का एक्सियल टिल्ट 23.4 डिग्रीज पर है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो सन और मून से लगती है, उसके कारण अर्थ का एक्सिस धीरे धीरे वॉबल करता है। इस स्लो वॉबल को एक्सियल प्रिसिशन कहते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पोजीशन को धीरे धीरे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अर्थ का जो टिल्ट है परफेक्ट नहीं है, बल्कि ये वॉबल करता रहता है, यानी चेंज होता रहता है, अपने प्लेस को चेंज करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस। ये वॉबल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे लैटिट्यूड की एग्जैक्ट पोजीशन को अफेक्ट करता है, जिससे ये लैटिट्यूड धीरे धीरे शिफ्ट होती रहती है। अगर हम बात करें रेट ऑफ ड्रिफ्ट की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हर साल 15 मीटर साउथवर्ड ड्रिफ्ट करता है। ये शिफ्ट काफी स्लो होता है, लेकिन ओवर द सेंचुरीज ये नोटिसेबल चेंज हमें दिखाई देगा। ठीक है। जैसे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शिफ्ट होता है, वैसे वैसे ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट जोन्स की बाउंड्रीज भी सटली चेंज होती रहती हैं। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्लाइमेट पैटर्न पर पड़ेगा ही पड़ेगा, खासकर उन रीजन्स में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास लोकेटेड है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ड्रिफ्ट के साथ ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स की बाउंड्रीज थोड़ी चेंज होती हैं, जो इन एरियाज के क्लाइमेट पर इम्पैक्ट डाल सकती है। अब जाहिर सी बात है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चेंज होगा तो इक्वेटर का रीजन भी चेंज होगा, और जब इक्वेटर भी शिफ्ट होगा थोड़ा सा, तो जाहिर सी बात है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आपका चेंज होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के शिफ्ट होने से जो रीजन से पहले ट्रॉपिकल जोन में थे, वो धीरे धीरे टेम्परेट जोन में आ सकते हैं, जिससे उनकी क्लाइमेट पैटर्न लॉन्ग टर्म में चेंज हो सकता है। ठीक है।
अगर बात करें हम हिस्टोरिकल चेंजेस की, यानी पहले कभी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1917 में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ पर था, लेकिन 2045 तक ये शिफ्ट होके 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। ये दिखाता है कि एक्सियल प्रिसिशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट किस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को शिफ्ट करता है। ठीक है, चलिए। अर्थ की जो एक्सियल प्रिसिशन है, यानी अर्थ का एक्सिस से धीरे धीरे वॉबल करना, एक 26,000 साल का साइकिल है पूरा। ठीक है, इतने सालों में क्या करता है, चेंज होता है। इस प्रोसेशन के दौरान अर्थ की एक्सिस अपनी ओरिएंटेशन थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती है, जो ना सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे लैटिट्यूड की पोजीशन पर असर डालता है, बल्कि हम जो कॉन्स्टलेशंस अलग अलग सीजन्स में देखते हैं उनको भी अफेक्ट करता है। जैसे जैसे अर्थ का एक्सिस अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, हमारे सीजन्स में दिखने वाली कॉन्स्टलेशंस भी धीरे धीरे शिफ्ट होती रहती है। अगर आप आज एक स्पेसिफिक कॉन्स्टलेशन को देखते हैं तो कुछ हजारों साल बाद वो कॉन्स्टलेशन उसी सीजन में देखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अर्थ का एक्सिस प्रीसेस करता रहता है और इस वोबल का इम्पैक्ट हमारे स्काई के अपीयरेंसेस पर भी पड़ता है। 41,000 ईयर साइकिल एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जिसमें अर्थ का एक्सियल टिल्ट, जिसे ऑब्लिक्विटी भी कहा जाता है, चेंज होता रहता है। अर्थ का एक्सियल टिल्ट 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच ऑस्किलेट करता है, यानी ये धीरे धीरे टिल्ट का एंगल बदलता रहता है। इस टिल्ट के चेंज होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पोजीशन पर पड़ता है, जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपनी पोजीशन नॉर्थ या साउथ की तरफ ड्रिफ्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब अर्थ का एक्सियल टिल्ट 24.5 डिग्री के करीब होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और जब ये टिल्ट 22.1 डिग्री के करीब होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथवर्ड ड्रिफ्ट करता है। ये ग्रेजुअल टिल्ट अर्थ के लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न को भी अफेक्ट करते हैं। ये दोनों साइकिल्स, एक्सियल प्रिसिशन और एक्सियल टिल्ट, देखो इनमें कंफ्यूज मत होना, एक अलग है दूसरा अलग है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों साइकिल, एक्सियल प्रिसिशन और एक्सियल टिल्ट, अर्थ के लॉन्ग टर्म एस्ट्रोनॉमिकल और क्लाइमेट चेंजेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सियल प्रिसिशन से हमारी कॉन्स्टलेशंस और सीजन्स में चेंजेस आते हैं, जबकि एक्सियल टिल्ट के चेंजेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल जोन्स की बाउंड्रीज को धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, जब हम बात कर रहे हैं एक्सियल प्रिसिशन की तो हम कॉन्स्टलेशन और सीजनल चेंजेस को देखते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एक्सियल टिल्ट की तो वहां पर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल जोन का जो बाउंड्रीज है वहां पर चेंजेस की बात करते हैं। ये साइकिल्स अर्थ के नेचुरल मूवमेंट का हिस्सा हैं, जो हर 26,000 और 41,000 सालों में नोटिसेबल इम्पैक्ट लाते हैं। यानी एक्सियल प्रिसिशन का जो साइकिल है वो क्या है, 26,000 ईयर्स का, और जो आपके एक्सियल टिल्ट का है वो कितना है, 41,000 ईयर्स का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमें इमेज दी गई है, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो आप, जैसे कि अर्थ ये रोटेट कर रही है। पहले यहाँ पर क्या है कि ये जो एरिया है आपका, ये जो आप देख रहे हो कि जहाँ पे अर्थ को रोटेट करता हुआ दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो 23.5 डिग्री यहाँ पर दिखाया जा रहा है। धीरे धीरे ये लाइन आपकी डॉटेड लाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो करंट हमारा है पोलरिसिस नॉर्थ स्टार नाउ, यानी कि अभी के लिए है, और जब ये चेंज होगा तो कहाँ पे आ जाएगा, वेगा की तरफ आ जाएगा इसका टिल्ट। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 1 में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।